आज हम डिसिप्लिनरी एक्शन एंड क्लासिफिकेशन अनुशासनात्मक कार्रवाई और वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। सरकार लोक सेवकों को अनेक सुविधाएं जैसे सेवा शर्तें, वेतन, वार्षिक वेतन वृद्धि, प्रशिक्षण, पदोन्नति, विभिन्न प्रकार के अवकाश जैसे आकस्मिक अवकाश, उपार्जित अवकाश, चिकित्सा, विशेष असमर्थ अवकाश, प्रसूति, अवैतनिक अर्धवेतन अवकाश, चिकित्सा व्यय, पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, बीमा आदि 55-60 वर्ष की आयु तक देती है। अतः समाज में सरकार चाहेगी कि लोक सेवक पूर्ण निष्ठा, कुशलता एवं ईमानदारी से अपने कार्य को अंजाम दें तथा कानून व नियमों की लक्ष्मण रेखा में रहकर प्रशासन को गतिमान बनाए रखे और जनहित में कार्य करें। इस प्रकार लोक सेवकों को सरकार अनेक सुविधा प्रदान करती है ताकि वे अपने कर्तव्यों और दायित्वों को उचित ढंग से निभाएं। लेकिन फिर भी कुछ कर्मचारी ऐसे दिखाई दे सकते हैं जो अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन नहीं करते। अतः उनके आचार व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट का निर्माण किया है। किंतु आचार संहिता को ठीक से लागू करने के लिए अनुशासन संबंधी प्रक्रिया का होना भी जरूरी है, अन्यथा ये कर्मचारी अपनी मर्यादा को लांघकर सेवा के नाम पर बट्टा लगाने से नहीं चूकेंगे। ऐसे में यदि लोक सेवक व्यवहार की लक्ष्मण रेखा को लांघते हैं तो उन्हें रोकना पड़ता है। अगर एक कर्मचारी ऐसा कार्य करता है और उसे नहीं रोका जाए तो वह समस्त लोक सेवा में फैल जाएगा और अन्य कर्मचारी भी आम व्यवहार के विरुद्ध कार्य करने लग जाएंगे। अतः कर्मचारी को ऐसे में दंड दिया जाना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा अन्य अनुशासित कर्मचारियों में असंतोष फैलेगा और उनका मनोबल टूटेगा। लेकिन अनुशासन के नाम पर दंड के कारण आतंक भी नहीं होना चाहिए। अनुशासन न्याय पर आधारित हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अतः अनुशासन सदैव ही न्यायिक प्रक्रिया के सहारे चले तो सेवा के हित में होगा। अनुशासन बेहद नाजुक क्रिया है और थोड़ी सी भी लापरवाही समस्त संगठन के लिए घातक व हानिकारक सिद्ध हो सकती है। अर्थ टोरपे ने अनुशासन को समझाते हुए लिखा है कि वे प्रशासनिक कदम अनुशासन है जो कार्य के निष्पादन से संबंधित कर्मचारियों के गलत व्यवहार को ठीक करने के लिए उठाए जाते हैं। अनुशासन की परंपरागत विचारधारा के अनुसार दंड अनुशासन को जहां सुदृढ़ करने में सहायक होता है, वहीं व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार दंड के भय से या कार्रवाई से ही गैर कर्मचारी अपनी भूल या गलती को महसूस कर ले तो ये काफ़ी होता है और ये संगठन के हित में भी होता है। अन्य राष्ट्रों की तरह भारत में भी कर्मचारी वर्ग को अनुशासनबद्ध बनाए रखने के लिए आचार संहिता बनाई गई है, जिसके 5 प्रमुख तत्व हैं। पहला, उच्च पदाधिकारियों के प्रति उचित व्यवहार। दूसरा, राष्ट्र, सरकार और संगठन के प्रति निष्ठा। तीसरा, कर्मचारी द्वारा अपने व्यक्तिगत, घरेलू व सामाजिक जीवन में नैतिकता का पालन। फोर्थ है, लोक सेवकों का राजनीति से दूर रहना। और अंतिम है इसमें निजी व्यापार और निजी संपत्ति के क्रय विक्रय पर उचित नियंत्रण रखना आदि। अनुशासनात्मक कार्रवाई की आवश्यकता कर्मचारी और नियोक्ता के लिए आवश्यक व लाभप्रद है। इससे कर्मचारी ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और जागरूक रहते हैं। यह कुशल प्रशासन की आधारशिला है, जिससे कर्मचारी अनैतिक और गैर कानूनी कार्यों को त्याग कर अनुशासित रहते हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई कभी नकारात्मक और कभी सकारात्मक हो सकती है। मेयर्स के अनुसार प्रभावशाली अनुशासन सकारात्मक, बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्व तथा अधीनस्थों के इच्छुक सहयोग की उपज है। अनुशासनात्मक कार्रवाई कब की जाए, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर एल.डी. वाइट के अनुसार निम्नलिखित अवसर और कारण पैदा होने पर ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। पहला, कर्तव्य पालन में कोताही बरतने या कर्तव्य पालन में चूक। दूसरा, आज्ञा भंग। तीसरा, कार्यकुशलता के अभाव में। चौथा, संविधान, कानून, नियम, उपनियम आदि का उल्लंघन। पांचवा है निष्ठा का भाव। छठा है अनैतिकता। सातवां ईमानदारी का अभाव।
8वां घूसखोरी या भ्रष्टाचार, और 9वां है इसमें नशाखोरी, जिसमें आदतन मादक वस्तुओं के सेवन को सम्मिलित किया जाता है। अब हम भारत के बारे में चर्चा करते हैं। भारत में वर्तमान आचार संहिता में कर्मचारी द्वारा घर या परिवार के सदस्यों के साथ अमानवीय व्यवहार करने या वेतन स्वयं अकेले उड़ा देने और घर वालों को भूखा मारने आदि के कारणों पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। कार्यालय समय पर न आना, कार्यालय समय में उपलब्ध न होना, कार्यालय से समय से पूर्व चले जाना, कर्ज न चुकाना, अनैतिक कार्य करना, लोगों को धमकाना या आतंकित करना, लोगों को उकसाना, षड्यंत्र रचना और अपने कार्य के प्रति उदासीन होना अथवा कार्यालय की शांति भंग करना आदि भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के ही उचित अवसर और कारण। इस संबंध में भारत की इस क्षेत्र में व्यवस्था काफ़ी सराहनीय है। अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप या प्रकार, टाइप 2 डिसिप्लिनरी एक्शन। उपरोक्त स्थितियों में उच्च अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है। कर्मचारी द्वारा की गई गलतियों के अनुपात में निम्न में से कोई सा भी एक या अधिक दंड दिया जा सकता है। यह कार्रवाई 2 प्रकार की होती है। पहली है अनौपचारिक इनफॉर्मल, दूसरी होती है औपचारिक फॉर्मल। अनौपचारिक कार्रवाई से दंड न देकर अधिकारी उसे अकेले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके द्वारा की गई गलती का एहसास कराया जा सकता है। यह अधिकारी नाराजगी, रूखापन आदि जाहिर कर सकता है। कर्मचारी से महत्वपूर्ण कार्य छीनकर मामूली कार्य सौंप देना, उसके विशेषाधिकार कम या समाप्त किए जा सकते हैं, या सत्ता में कमी या उससे संबंधित मामलों में उससे परामर्श नहीं लेना आदि शामिल है। समझदार कर्मचारी समझ जाता है और अपने व्यवहार में जो कमी आई थी उसे पूरी कर लेता है। अनुशासन की औपचारिक कार्रवाई तब की जानी चाहिए जब गलती या भूल गंभीर हो, कानूनी दृष्टि से अपराध प्रमाणित होता हो और अनौपचारिक चेतावनी आदि का पूर्व में कोई असर न दिखाई दिया गया हो। ऐसी कार्रवाई करते समय कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। ऐसी कार्रवाई को 2 भागों में रखा जा सकता है। पहला है लघु दंड, जैसे चेतावनी, भर्त्सना, वेतन वृद्धि देरी से देना, वेतन वृद्धि को आगे की तिथि से देना, वेतन वृद्धि को पूर्ण सेवा काल तक रोक देना या वरिष्ठता के अधिकार को छीन लेना आदि। दूसरी है कठोर दंड, जिसमें निलंबन, पदोन्नति डिमोशन, पदच्युति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या आपराधिक अभियोजन शामिल है। इसमें प्रशासन सुधार आयोग ने यह सुझाव दिया है कि पदोन्नति को रोकने का दंड नहीं दिया जाना चाहिए। सेवा अभिलेख सर्विस रिकॉर्ड में प्रतिकूल टिप्पणी लिखना भी कठोर दंड में शामिल होता है। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया। कानून के मुताबिक अनुशासनात्मक कार्रवाई की एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित होती है जो अपनाना जरूरी है। क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रिया की क्रिया है, इसलिए इसमें एक निश्चित एवं उचित तरीका अपनाया जाता है। हमारे यहाँ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जो तरीका या प्रक्रिया सुझाई गई है वह निम्न चरणों में से होकर गुजरती है। पहला है अभियोग लगाना। अनुशासन तोड़ने पर कर्मचारी को उच्च अधिकारी के द्वारा एक अभियोग पत्र या कारण बताओ नोटिस देना होता है, जिसमें कर्मचारी के द्वारा जो गलत कार्य किया गया है उसका विवरण दिया होता है तथा उससे निर्धारित तिथि में स्पष्टीकरण मांगा जाता है। दूसरा, स्पष्टीकरण। कर्मचारी उस अभियोग पत्र के विरुद्ध अपना स्पष्टीकरण देता है तथा उसमें वह यह दर्शाता है कि उसने यह गलती की है या नहीं, या कुछ कम गलती की है। तीसरा, विभागीय जांच समिति। यदि कर्मचारी स्पष्टीकरण न दे या उसके उत्तर से उच्च अधिकारी संतुष्ट न हो तो अधिकारी के द्वारा एक जांच समिति बैठाई जाती है, जिसका कार्य यह होता है कि वह अभियोग व स्पष्टीकरण की सच्चाई का पता लगाए। कर्मचारी को समिति के सम्मुख पेश होकर अपने गवाहों के माध्यम से अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। कर्मचारी चाहे जो रिकॉर्ड भी उसे उपलब्ध कराया जा सकता है। चौथा है लोक सेवा आयोग से सलाह। जांच समिति यह रिपोर्ट दे कि अभियोग बेबुनियाद है या स्पष्टीकरण सही है तो कार्रवाई वहीं खत्म हो जाती है।
लेकिन यदि अभियोग सही पाए जाएं तो लोक सेवा आयोग से दंड के मामले में सलाह ली जा सकती है। छठा है दंड दिया जाना। विभागाध्यक्ष जांच रिपोर्ट तथा लोक सेवा आयोग की सलाह के आधार पर दंड निर्धारित करता है और कर्मचारी को निर्णय लिखित में दे दिया जाता है। छठा है अपील का अधिकार। विभागाध्यक्ष के निर्णय के विरुद्ध कर्मचारी स्थापित स्वतंत्र प्रशासकीय अभिकरण को अपील कर सकता है। यह केंद्रीय शासन को की जाती है। यदि दंड राष्ट्रपति या राज्यपाल यानी शासन ने दिया है तो प्राय उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। भारत में हाल ही में एक सरकारी नियम पारित करके यह प्रावधान कर दिया गया है कि सरकार द्वारा सेवा से हटाने के विरुद्ध कर्मचारी को न्यायालय के द्वार खटखटाने का अधिकार नहीं है। लोक सेवकों में इसके प्रति तीव्र असंतोष है। अनुशासन प्रक्रिया को काफ़ी ठोस बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन अनुशासनात्मक कार्रवाई में फिर भी अनावश्यक देरी होती है। सालों गुजर जाने पर भी दंड नहीं दिया जाता। कर्मचारी अंत में प्राय आरोप मुक्त हो जाते हैं और ऐसी हालत में उन्हें उस काल में मिलने वाली समस्त सुविधाएं देनी पड़ती हैं जो समाज पर एक बोझ है। अतः सरकार को चाहिए कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए 2-3 माह का समय निर्धारित कर दे, जिसमें फैसला हो जाना चाहिए। समय गुजरने पर लोग ले देकर या अपना प्रभाव काम में लेकर मामला रफा दफा कर लेते हैं। भारत में प्रशासन सुधार आयोग की सलाह पर सरकार ने एक लोक सेवा न्यायाधिकरण गठित किया है, जिसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता का व्यक्ति या अन्य 1 या 2 सदस्य भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से नियुक्त किया जाता है। राजस्थान में भी इसी प्रकार का न्यायाधिकरण जयपुर में कार्य कर रहा है। इसमें कर्मचारी निर्णय को निष्पक्ष व स्वतंत्र मानकर अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित समझने लगे हैं। अच्छा तो यह होगा कि सरकार को कम से कम अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़े और कर्मचारी उच्च मनोबल को प्रदर्शन करते हुए आदर्श पथ पर चलकर प्रशासन को चुस्त बनाए रखें। संगठन में मनोवैज्ञानिक तौर तरीके अपनाकर मनोबल को ऊंचाई पर कायम रखा जाए, यही बेहतर होगा। थैंक यू।